तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यस, वी आर लाइव नाउ। और आज हम बात करने वाले हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में, पावलोव की थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। अगर जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उन सभी को मैं बता दूं, सेल्फ लर्निंग में कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हर रात को 8 बजे हमारी क्लास होती है पेपर 1 के लिए और रात को 9 बजे होती है एजुकेशन के लिए। यहाँ हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं पेपर, पीडीएफ और साथ ही साथ में स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट सिलेबस का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन और चाहते हैं कि उन्हें सारे ही नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँ तो वो हमारे इस टेलीग्राम के चैनल्स के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर ही मिलेंगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेल कर सकते हैं इस आईडी पर। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और सीटेट और सेट एग्जाम की प्रिपरेशन हम अपने चैनल पर करते हैं। ठीक है, अगर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जुड़ने में किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आती है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली लिंक शेयर कर दूंगी और हमारा एक ग्रुप है जिसमें मैं आपको ऐड कर लूँगी। तो चलें करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखिए ये हैं पावलोव जी, जिनके बारे में हमने बात करी। आईपी पावलोव, यान पावलोव भी इनका नाम कहा जाता है। रूसी वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, इन्होंने पाचन के देह की का विशेष रूप से अध्ययन किया है। ठीक है, मेडिकल साइंस पर इनका काम था और इतना इन्होंने जो अध्ययन प्रारंभ किया था उसका अध्ययन इतना महत्वपूर्ण, इतना लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो और थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 26 सितंबर 1849 में। ठीक है, रूस में हुआ था, रशियन एम्पायर में हुआ था, राइजन में। और इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 में। ठीक है, 86 साल की उम्र में इन्होंने अपना देह त्याग किया था। ठीक है, और अब किस लिए जाने जाते हैं? तो नोन फॉर फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म थ्योरी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। जो बिहेवियर यानी कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं और क्लासिकल कंडीशन शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के भी ये जनक माने जाते हैं। अवार्ड कौन कौन से मिले हैं इन्हें? तो नोबेल प्राइज़ मिला है साइकोलॉजिकल इन मेडिसिन में 1904 में मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ में उन्हें फॉर मैम आरएस और केपले मेडल नामक ये जो अवार्ड है वो भी मिले हैं। ठीक है, साइंटिफिक करियर देखा जाए तो इनका साइकोलॉजी में ही था। और इसके साथ साथ में इन्फ्लुएंस्ड कौन थे इनसे? जॉन वाटसन और जोसेफ वॉलेप। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। बहुत सारे प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े तो देखिए पावलोव की कंडीशनिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर दिमाग की कंडीशनिंग की बात होती है। ठीक है, तो पावलोव ने चूंकि अपने लिए एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किसको लिया था? कुत्ते को लिया था। इस वजह से यहाँ पर पावलोव की कंडीशनिंग की बात करेंगे। तो कंडीशनिंग का मतलब समझते हैं, क्योंकि मेन बात कंडीशनिंग हमें मालूम होनी चाहिए। आज बल्कि जब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो कंटेंट है वो क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क, क्लासिकल कंडीशनिंग किस तरह से काम करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या है और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जाने तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना। अभी अनुबंधन जो शब्द है ना, इसी का मतलब होता है कंडीशनिंग। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज करें कि आपने अभी कोई एक एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, और रिज़ल्ट आने वाला है तो आपके दिमाग की कंडीशनिंग क्या है कि आपके रिज़ल्ट में क्या होगा? या तो आपके नंबर होंगे अच्छे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर अच्छे नंबर नहीं होंगे तो क्वालिफाई नहीं होगा। ये तो चलो डिलेमा की स्थिति हो गई। लेकिन ये होता है ना कि जैसे ही रोज़ पेपर खुलता है या फिर आप इंटरनेट खोलते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया उसकी बात को देखते हैं। जल्दी से अगर कोई पॉपअप भी आता है और उससे संबंधित कोई भी एक हेडलाइन आपको दिखाई देती है तो आपको लगता है आपका रिज़ल्ट आ गया, है ना। तो ये तरीके की कंडीशनिंग होती है। चलो और अच्छे से समझते हैं। सपोज़ करें कि आप किसी को का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके घर में कोई आने वाला है, कोई आपका लव वन है जो आने वाला है। ठीक है, और उसने समय दिया कितने बजे वो आएगा? 7 बजे आएगा शाम को। 7 बजे उसके आने की टाइमिंग है। तो अगर 7 बजे आपकी डोर बेल
रिंग करती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि डोरबेल रिंग करेगी तो आपके दिमाग में चूंकि कंडीशनिंग है कि वो आने वाले हैं या आने वाला है, तो आपको लगेगा वही है। तो आपने दरवाज़ा बहुत उम्मीदों से खोला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं आया, है ना। अगली बार फिर आपने क्या किया, फिर आपने दरवाज़ा खोला लेकिन नहीं आया। फिर अगली बार फिर आपने क्या किया, दरवाज़ा खोला, नहीं आया। तो दिमाग में क्या हो जाती है, कंडीशनिंग बन जाती है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, और अभी हम इसको आगे अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। तो अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा देखा जाए तो क्या होता है, जिसके द्वारा उद्दीपन यानी स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच में एक एसोसिएशन होता है, मतलब संबंध स्थापित होता है। ठीक है, पावलव ने सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत किया कहा है। मतलब जब हमारे दिमाग में कंडीशनिंग की जाती है, किसी तरीके का अनुबंधन हो जाता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद जो हम क्रिया करते हैं, उन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उसको कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, और अच्छे से हम इसको समझेंगे। पावलव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। सभी को पता है, ये फिगर आपको यहाँ पर मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये है जो फिगर, इसमें इन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते को लिया था अपने इस पूरे प्रोग्राम में, एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब किया क्या था इसको बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं। ये भाई कुत्ते महाशय हैं जिनको यहाँ पर इस जगह पर बंद कर दिया है। ठीक है, कुत्ता जो है वो भूखा है, भूख लग रखी है उसको, और भूखा होने के बाद में क्या हुआ कि पहली बार तो क्या किया कि एक घंटी बजी, घंटी बजने के बाद में उसको खाना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली प्रोसेस क्या की गई, फिर घंटी बजी और फिर क्या किया गया, खाना दिया गया। फिर प्रोसेस की गई कि एक बार क्या हुआ, फिर घंटी बजी, खाना बजा। अच्छा, एक बार जब उसने पहली बार घंटी बजी तो उसके दिमाग में कुछ कंडीशनिंग नहीं हुई कि घंटी ही तो बजी है, क्या हुआ। लेकिन घंटी बजी उसके बाद फिर खाना मिला, घंटी बजी उसके बाद खाना मिला, घंटी बजी उसके बाद खाना मिला। तो फिर क्या हुआ, ऐसी प्रोसेस कंटिन्यूसली बार बार रिपीट करी गई। फिर क्या किया गया कि घंटी तो बजाई गई लेकिन खाना उस वक्त नहीं आया। तो अकेले घंटी बजने से ही इसके मुंह से जो है वो लार टपकने लगी, और उस लार को इसके माध्यम से यहाँ पर एकत्रित किया गया। तो ये बात पता चली कि ये जो कुत्ते जी है ना, इनके दिमाग की कंडीशनिंग हो गई थी कि जैसे ही ये बेल रिंग करती है वैसे ही मुझे खाना मिलता है। तो जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो बेल रिंग की तो खाना मिला। तो पहली बार तो उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई थी, पहली बार बेल बजी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी बार बेल बजी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तीसरी बार बेल बजी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बार बार ये प्रक्रिया होने पर इसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि बेल बजती है और खाना मिलता है। तो अगली प्रोसेस में अगर जब बेल बजी ना, तो वैसे ही उसको लगा कि अब तो मुझे खाना मिलेगा, और उसके मुँह से लार जो टपकने लगी, और ये इस कंटेनर में उसको भर लिया गया। तो उससे ये समझ में आया कि कुत्ते के दिमाग की कंडीशनिंग हो गई थी कि बेल बजती है और खाना मिलता है। ठीक है, तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। इसी में इसमें लिखा हुआ है कि पावलोव ने क्या किया था, स्वाभाविक उद्दीपक को दर्शाने के लिए कुत्ते का प्रयोग किया था, जिसमें एक कुत्ते को एक ध्वनि के नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया था। कुत्ते सामने भोजन लाया जाता, चूंकि कुत्ता भूखा था तो देखता है कि उस देखकर उसके मुंह से लार आने लगती। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के बाद घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई जाती है। देखा गया कि बिना भोजन आए मात्र घंटी की आवाज़ सुनने पर ही कुत्ते के मुंह से लार का निकलना शुरू हो जाता है। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था, और उनके अनुसार घंटी की आवाज़ से ही लार के बीच में स्राव का एक साहचर्य कायम हुआ, जिसे उन्होंने अनुबंधन की संज्ञा दी। क्लियर। तो पावलोव के सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी को के सामने उपस्थित किया जाता है तथा उसके बाद उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे गर्म बर्तन छूते ही हम हाथ खींच लेते हैं। भूखा होने पर भोजन को देखने पर लार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या उसका उदाहरण है ना।
चलिए, तो ये हो गया आपको पावलोव का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो समझ में आते हैं। अगर हम चाहें, हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में इसका कैसे उपयोग, क्या समझ में आता है, किस तरीके से कंडीशनिंग की जाती है। तो अब आप सभी लोग अपनी अपनी आँखों को बंद करें और आप ऐसी किसी चीज़ की कल्पना करें जो आपको बड़ी पसंद है। खाने में कोई चीज़ है वो बड़ी पसंद है, तो उसको खाने की जब हम बार उसकी पिक्चर देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या उसका दिमाग में कल्पना करते हैं, तो ही हमारे मन में बड़ा अच्छा टेस्ट उसका आने लगता है ना। तो ये क्या है, ये कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की। पावलोव ने इसमें क्या किया है, पावलोव ने अनुबंधन उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के स्राव वृद्धि होने के पुनर्वलन या फिर रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। पुनर्वलन का मतलब क्या होता है, फीडबैक। जब हम कुछ करते हैं उसका जो भी आउटकम्स होता है ना, वो कहलाता है रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन। सीखने की इस क्रिया को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा गया। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है और सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार से सीखने को अनुबंधित सीखना कहते हैं, यानी कि क्लासिकल लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, कंडीशनिंग लर्निंग कहा जाता है। समझ में आ गया ना आपको। चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ समझ लेते हैं कि इसके जो टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं। बिफोर कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है, तो बिफोर कंडीशनिंग की बात समझिए, ये है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर आपके पास में खाना रखा गया, कुत्ते में क्या था, रिस्पॉन्स आया कि लार टपकने लगी खाने को देख के, तो अनकंडीशनिंग है। यहाँ पर स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, खाना को देखा और लार का गिरना स्वाभाविक रूप से हो रही है, अनकंडीशनल है। कोई तरीके का इसमें दिमागी उपयोग नहीं हो रहा, खाना सामने था, कुत्ते ने उसको देखा और उसकी लार गिरने लगी। ठीक है, अब इसके बाद में ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले क्या था, अनकंडीशनिंग था, स्वाभाविक प्रक्रिया थी, अब कंडीशनिंग होना स्टार्ट हो गई कि खाना रखा, घंटी बजी, खाना रखा है, घंटी बजी है, तो खाना रखा, घंटी बजी, और ये कंडीशनिंग की प्रोसेस हो रही, ड्यूरिंग कंडीशनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आफ्टर कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं। अब नेचुरल स्टिमुलस है, ये पहली बात थी कि खाना रखा गया था तो यहाँ पर इसके मुंह से लार गिरना शुरू हो गई थी। यहाँ पर घंटी पहले बजी, लेकिन कुत्ते को घंटी से क्या लेना देना, तो कोई कंडीशनिंग उसकी नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं आया। बात समझ में आई ना। पहली बार क्या थी, स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि कुत्ते के सामने भोजन रखा गया तो उसको देख के उसकी लार गिरने लगी, लेकिन कुत्ते के सामने घंटी बजी, उससे उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोनों ही चीज़ें एक साथ हुई तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिर खाने को गायब कर दिया गया, सिर्फ घंटी पर फोकस किया गया, तो अकेली घंटी बजने से ही इसका रिस्पॉन्स मिलने लगा। मतलब कंडीशनिंग हो चुकी है ना, आफ्टर कंडीशनिंग की बात हो गई। बात समझ में आ गई। पहला क्या था, कुत्ते के सामने खाना था तो उसके मुंह से लार निकली, फिर उसके सामने घंटी बजी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि घंटी से उसको कोई मतलब नहीं है, पर घंटी बजी, खाना मिला तो दिमाग में कंडीशनिंग हो गई, हो रही है, मतलब ड्यूरिंग कंडीशनिंग। फिर अकेली घंटी बजी तो घंटी बजने के बाद में उसको लगा कि अब तो खाना मिलेगा, इसलिए घंटी बजने से ही उसके मुंह से लार निकलने लगी। क्लियर हो गया ना। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के एजुकेशनल फॉर्म को हम समझेंगे। तो बिफोर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, नेचुरल स्टिमुलस, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, नेचुरल हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस है, मतलब घंटी अकेली दिख रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ड्यूरिंग कंडीशनल नेचुरल स्टिमुलस मिल रहा है तो क्या हो रहा है, अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस जो होता है ना, उसकी प्रोसेस है। नेचुरल स्टिमुलस में कोई रिस्पॉन्स नहीं। नेचुरल स्टिमुलस जो है, मतलब आपका स्टिमुलस का मतलब क्या, उद्दीपक है ना, नेचुरल है, तो यहाँ पर क्या है, कंडीशनिंग हो रही है तो उसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। फिर नेचुरल स्टिमुलस है, कंडीशन हो चुकी है और रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबकि आपके सामने जो एक्चुअल होना चाहिए ना खाने वाला स्टिमुलस, वो नहीं है। तो बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग की बात यहाँ पर समझ में आ रही है।
बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो बिफोर कंडीशनिंग जो है वो क्या कहलाती है, UCS, अनकंडीशनल जो रिस्पॉन्स है ना वो बात करी जाती है। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, UCS का मतलब क्या होगा, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, और इससे अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स आता है, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त होती है। फिर आता है क्या, नेचुरल स्टिमुलस, मतलब बेल बजती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ड्यूरिंग कंडीशनिंग वाली बात होती है नेचुरल स्टिमुलस प्लस UCS, यानी कि खाना भी दिया गया, बेल भी बजी, इसका मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि सिर्फ बेल बजी, सिर्फ कंडीशन बताया गया और रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, और इसको भी आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं यही चीज़। अब आता है पावलोव की कंडीशनिंग का, ये इंग्लिश में मैंने दिया है, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले हैं और उनको नोट्स चाहिए हैं, तो पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी को कंप्लीटली मैंने इसमें इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है, तो आप समझ सकते हैं। हिंदी समझ में तो आती है, लेकिन इंग्लिश का मैटर आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो ये PDF आपको मिल जाएगा, तो आप उससे इस मैटर को ले सकते हैं। अब आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, तो देखिए US मतलब अनकंडीशनिंग स्टिमुलस जो होता है, तो वार्म और जो टीचर्स होते हैं ना वो बताते हैं। इसके बाद में UR का मतलब हो जाएगा क्या, स्टूडेंट्स फील कनेक्टेड, एक स्टूडेंट है जो टीचर्स के साथ में कनेक्टेड होता है, फील करता है। फिर क्या होता है, गोइंग टू स्कूल, फिर क्या होता है CR, स्टूडेंट फील गुड गोइंग टू स्कूल, है ना। देखिए पहली बार में क्या होता है, बच्चे कनेक्टिंग फील करते हैं, उसके बाद में स्कूल जाने से ही उनको अच्छी फीलिंग्स आने लगती हैं। अब विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में आते हैं। तो अनुबंधन सिद्धांत संबद्ध सहज क्रिया पर आधारित है, छोटे बच्चे इसी रूप में सीखते हैं। छोटे बच्चों का मैं आपको बताऊं, मेरी भतीजी है और उसको इतना अच्छे से पता है कि सुबह पापा गए हैं और शाम को पापा आएंगे, तो 8 बजते हैं ना, उसको मालूम है कि 8 बजे पापा आते हैं। तो 8 बजे जैसे ही डोर बेल बजती है वैसे ही वो घर के अंदर से ही पापा पापा करने लगती है। छोटी सी है, 1.5 साल की है, अभी बोलना सीख रही है वो, तो पापा पापा बोलने लगती है, मतलब उसके दिमाग की कंडीशनिंग हो रखी है कि जैसे ही 8 बजते हैं, ये टाइम जो होता है इस समय से डोर बेल बजती है उसे पापा आते हैं। तो सोचो उसके दिमाग की कितनी अच्छे से कंडीशनिंग हो रखी है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर इस बात पर बल देता है कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्वाभाविक क्रिया में वृद्धि देता है। इस सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती जाती है और अनुबंधन सीखना स्थायी हो जाता है। ठीक है, पुनर्बलन का मतलब क्या हो जाता है, फीडबैक। जैसे ही हमें फीडबैक मिलता है ना, तो क्या होता है कि हमारी जो गति है सीखने की वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब फीडबैक को इस हिसाब से भी देख लेते हैं, रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे कि एक कोई टीचर है, सपोज करें कोई एक टीचर है, वो मार भी करता है और एक तरीके से उसको कोई रिवॉर्ड भी देता है, रिवॉर्ड पे पनिशमेंट दोनों भी देता है। तो अगर उसने किसी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई अच्छे से कर ली है तो उसको मालूम है कि मुझे अवार्ड मिलेगा या फिर रिवॉर्ड मिलेगा, A+ मिलेगा, स्टार मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, और उसके दिमाग की ये भी कंडीशनिंग है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इस तरह से दिमाग में कंडीशनिंग हो रखी होती है बच्चों के। ठीक है, आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित अनुदीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच में संबंध होना आवश्यक होता है। शास्त्रीय अनुबंधन की प्रविधि द्वारा बच्चों में बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। कंडीशनिंग है ना भाई, कंडीशनिंग कर ली जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक घर में एक बच्चे ने, मतलब उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और वो अननेचुरल डेथ थी। तो अब माँ बाप जो हैं वो परेशान होंगे, बहुत देर तक परेशान होंगे। लेकिन क्या हुआ, उनकी ही एक बड़ी बेटी थी, उसने उनके मम्मी पापा को इस तरीके से तैयार कर दिया इस पूरी सिचुएशन को देखने के लिए कि उसका अगर ये नहीं होता ना तो वो परेशान रहता, बीमार रहता और प्रॉब्लम क्रिएट करता। ठीक है, इससे बेहतर है कि उसके साथ में ये हुआ। मतलब सोच रहे हैं कि माइंड को किस तरीके से तैयार कर दिया गया इस पूरी की स्टोरी जो अनफॉर्चुनेट स्थिति उनके घर में हुई थी उसको झेलने के लिए। तो
कंप्लीटली माइंड का ही गेम होता है। माइंड को तैयार कर दिया जाए ना तो माइंड हर चीज को झेल लेता है। ठीक है, तो ये है कंडीशनिंग की इम्पोर्टेंस। फिर आ जाता है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से तरीके से होते हैं रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। देखिए, ये होता है प्लेजेंट हो जाता है, पनिशमेंट अनप्लेजेंट हो जाती है। मतलब इसमें तो अवार्ड मिलता है, खुशी होती है, और यहाँ पे मार मिल जाती है। ठीक है, ये हो जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है। इट प्लेजेंट बिकॉज समथिंग गुड हैपन एंड बिकम्स समथिंग बैड वॉज रिमूव्ड, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दिमाग इससे ना इस तरीके की कल्पना करके खुश होता है और इस तरीके की कल्पना करके दुखी होता है। तो दोनों ही तरीके की कंडीशनिंग माइंड की हो रखी होती है। ठीक है ना। फीचर्स आपको मैंने अभी हिंदी में बता दी, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की कमियां क्या है। देखिए, कमियां तो बात बहुत सारी हो जाती हैं, कभी भी किसी भी चीज़ को हम परफेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो ये सिद्धांत पर पशुओं पर प्रयोग किया गया, ठीक है, और बालकों पर इसका प्रयोग की पुष्टि की गई। लेकिन हमेशा ये चीज़ सही हो जाए ये बात तो कहीं से सिद्ध नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत में मनुष्य के को एक जैविक मशीन माना गया और उसके सीखने की प्रक्रिया को यांत्रिक माना गया। ठीक है, तो कहीं जगह पे ये बात सही होती है, कहीं जगह पे गलत हो जाती है। इसलिए मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की व्याख्या नहीं करता है। अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता है। अनुबंधित प्रक्रिया के द्वारा कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है और सदैव चलती रहती है। यह सीखना मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये बात इनकी आलोचना के लिए कही गई थी। ठीक है, ड्रॉबैक्स आप पढ़ सकते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन की अब शिक्षा में क्या उपयोगिता, क्योंकि भाई हमें क्वेश्चन तो शिक्षा वाले पूछ जाएंगे ना। तो ये सिद्धांत सीखने की क्रिया, अनुबंधन और पुनर्वलन पर बल देता है। मतलब दिमाग की कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण और शिक्षण में साधनों के प्रयोग तथा अनुशासन स्थापित करने, पुरस्कार देने और दंड देने पर बल करता है। इस विधि द्वारा विशेष विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है, जिसमें बुद्धि, चिंतन, तर्कों की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा बच्चों का सामाजिकरण करने में सरलता मिलती है। तो ये सब फायदे हो जाते हैं शिक्षा में जो बच्चों के लिए किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न करेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है इससे, है ना। तो पावलोव के बारे में पूछा जा सकता है, पावलोव का सिद्धांत क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव के बारे में पूछा जाए तो रूसी शास्त्री थे, मतलब रसिया के थे। इयान पावलोव इनका जन्म था, 1904 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कब दिया, तो 1904 में दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ होता है, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। जैसे अकेली घंटी बजने से ही लार का निकलना, अस्वाभाविक उत्तेजना दी गई थी और उससे सही अनुक्रिया हो गई। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया से के बीच में जो संबंध होता है उस पर बल दिया जाता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य स्थापित करना ही अनुबंधन है। ठीक है, तो कुल मिला के जो कंडीशनिंग होती है ना दिमाग की, दोनों के बीच में जो रिलेशन निकाला जाता है, एसोसिएट किया जाता है, उस पर आधारित ये होता है। तो इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं। पावलोव का पूरा नाम क्या था, तो इयान पावलोव उनका नाम था, रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव था इनका नाम पूरा, पेट्रोविच, IP पावलोव है ना, तो इयान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव की पुस्तक का नाम क्या था, तो कंडीशनड रिफ्लेक्स, साइकोपैथोलॉजी एंड साइकेट्री, कंडीशनड रिफ्लेक्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द cerebral contrast, इयान पावलोव, द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के वर्क पे ही, मतलब इतना इम्पोर्टेंट वर्क था, इतना अच्छा वर्क था कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है,
पावलोव के कुत्ते का नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है भाई। पावलोव ने वास्तव में अपने प्रयोगों के दौरान 40 से अधिक कुत्तों के साथ में काम किया, जिनमें कुछ कुत्तों के नाम बिरका, क्रास्टाविट्स, बेक, मिल्हाग, इकार और जॉय थे। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम कौन कौन से, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, रिलेशनशिप फीडबैक थ्योरी। तो ये सारे और नाम हैं जो पूछे जा सकते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो ये भाई पावलोव का है ना। पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है, उत्तर देख लीजिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनिंग सिद्धांत है ना, रिस्पॉन्स थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो एडॉप्ट रिस्पॉन्स थ्योरी, कंसर्ट कॉन्ट्रैक्टेड रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, कैजुअल रिस्पॉन्स थ्योरी, इसको CR थ्योरी भी कहा जाता है। क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी है ना, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, तो CR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपको लग रहा है कि हाँ, इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और आपसे बन जाएंगे क्योंकि उसका आंसर आपको मिल गया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के साथ साथ में आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए और दूसरों के साथ में इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में अपने कमेंट ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास, और बस इतना ही रहता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि कल आपकी क्लास की टाइमिंग कुछ चेंज हो, और अगर वो चेंज होती है तो मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।